हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से इस समय आप पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास। और आज के भारतीय इतिहास की इस वीडियो में आप कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो लगभग परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज के अपनी इस वीडियो के पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुविख्यात झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा का रचनाकार था। तो देखिए, ये झंडा ऊंचा रहे हमारा सुनकर ही जो है हमें 15 अगस्त और 26 जनवरी की याद आ जाती है। देखिए, ये वास्तव में झंडा गीत बहुत प्यारा है, लेकिन इसके रचनाकार कौन हैं ये परीक्षाओं में पूछा जाता है और आपको याद रहना चाहिए। तो इसके रचनाकार हैं श्यामलाल गुप्त पार्षद, मीन्स ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष था। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनकर आता है और लाहौर अधिवेशन की बात की गई है। तो लाहौर अधिवेशन से ये जो क्वेश्चन है 1929 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आप देखेंगे अगर पुराने पेपर को उठाकर तो आपको ये कई जगह मिलेगा और लगभग परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। 1929 में जो है ऐतिहासिक, इसको ऐतिहासिक हम कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लाहौर जो अधिवेशन था वास्तव में ऐतिहासिक था। इसमें जवाहरलाल नेहरू को जो है कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था और इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित हुआ जो पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य घोषित किया गया कि कांग्रेस का जो मुख्य उद्देश्य है वो है पूर्ण स्वराज। 31 दिसंबर 1929 को स्वाधीनता का नया स्वीकृत तिरंगा झंडा लहराया गया और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। तो ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि पहला स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था कब। तो 26 जनवरी 1930 की तारीख आप याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अपने ऑप्शन की ओर। हमारा जो क्वेश्चन था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 में लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, मीन्स ऑप्शन नंबर ए। और ये किस नदी के तट पर हुआ था, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो रावी नदी के तट पर। यह भी आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया आपको बताना है। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भीमराव अंबेडकर। तो देखिए, 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था और 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा, ये नाम आप याद रखेंगे, सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में क्या हुआ, संविधान सभा की पहली बैठक हुई। और कहां हुई? दिल्ली में हुई। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना स्थायी सभापति बनाया। तो देखिए, अस्थायी अगर पूछा जाए तो फिर सच्चिदानंद सिन्हा, और अगर स्थायी पूछा जाए तो फिर क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हीं को जो है अपना स्थायी सभापति या अध्यक्ष निर्वाचित किया। मीन्स किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मीन्स ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अस्थायी अगर पूछा जाए तो कौन है? अस्थायी है सच्चिदानंद जी, सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस स्थान में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नजरबंद कर दिया गया था। तो देखिए, महात्मा गांधी जी को नजरबंद किया गया था। पहले तो आपको यह समझ में आया कि कब नजरबंद किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात उन्हें नजरबंद किया गया, लेकिन कहां किया गया ये आपको बताना है। यह वर्धा जेल में, हजारीबाग जेल,
अहमदनगर का किला, आगा खां का महल। तो ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी जी को कहां किया गया था नजरबंद? आगा खां पैलेस में। ये आप ध्यान रखेंगे, कहां किया गया था? आगा खां मीन्स ऑप्शन नंबर डी। आगा खां पैलेस में इनको क्या किया गया था? नजरबंद किया गया था। तो महात्मा गांधी को जो है 9 अगस्त 1942 को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था, और उन्हें 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन बीमारी के आधार पर, देखिए जैसे किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो अगर वो बीमार हैं या डॉक्टर ने उन्हें बीमार घोषित कर दिया गया है तो उन्हें रिहाई का आदेश कर दिया जाता है, उन्हें थोड़ा राहत दे दी जाती है कि आप अपना इलाज करवा सकते हैं। तो देखिए उन्हें क्या हुआ, 6 मई 1944 को फिर रिहा कर दिया गया, लेकिन किस आधार पर? बीमारी के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑप्शन होगा, आगा खां पैलेस या आगा खां का महल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसने गोलमेज सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया? बहुत इंपॉर्टेंट है, या कभी कभी पूछता है कि महात्मा गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ऐसा पूछता है। तो देखिए यहां जो क्वेश्चन है हमारा कि किसने गोलमेज सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन में, तो देखिए ये भी है कि कौन से अधिवेशन में? दूसरे अधिवेशन में महात्मा गांधी जी। यहां फिलहाल हमारा जो आंसर होगा वो महात्मा गांधी होगा कि निम्नलिखित में से किसने गोलमेज सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया? तो ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। लेकिन देखिए 1931 में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ और 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि केवल महात्मा गांधी जी ने ही भाग लिया था। अब देखिए उल्लेखनीय यह है कि मार्च में 1931 में कांग्रेस इनके जो है कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन कर, मतलब गांधी जी ने क्या किया? गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया और यह निर्णय किया कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से एकमात्र गांधी जी ही जो है प्रतिनिधि के रूप में भाग लेंगे। तो इसीलिए महात्मा गांधी अकेले एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से दूसरे अधिवेशन में भाग लिए थे। किसमें? गोलमेज सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी निम्नलिखित में से कहां थी? तो देखिए बंगाल के नवाबों की राजधानी की बात की जा रही है। तो बंगाल के जो नवाब थे, जैसे देखिए मुर्शिद कुली खां का नाम आपने सुना होगा। तो मुर्शिद कुली खां जो थे, जो औरंगजेब के द्वारा 1700 ईस्वी में पहले जो है बंगाल का इनको दीवान बनाया गया था और बाद में मुर्शिदाबाद का इनको फौजदार नियुक्त कर दिया गया था, और 1713 ईस्वी में क्या हुआ, बंगाल का स्थायी इनको उप शासक बनाया गया और 1717 में इनको जो है मतलब वहां का पूर्ण शासन मिल गया, अर्थात ये इसका पूर्ण शासक बन गया। कहां का? बंगाल का। बंगाल का पूर्ण शासक बन गया। कौन? मुर्शिद कुली खां। तो ध्यान रखेंगे ये नाम। उसने क्या किया, बंगाल की राजधानी जो पहले ढाका थी उसको ढाका से हटाकर परिवर्तित करके क्या कर दिया, मुर्शिदाबाद कर दिया, और जो 1760 ईस्वी तक रही। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। पहले ढाका थी लेकिन 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की जो राजधानी रही है वो रही है मुर्शिदाबाद, मींस ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 1806 में वेलोर में सैन्य विद्रोह हुआ। इसके लिए निम्नलिखित कारकों का विचार करेंगे। निम्नलिखित कारक जो है इन पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है, कारक क्या है देखिए, सिपाहियों को अपने जातिगत चिन्हों के व्यवहार की मनाही हो गई।
मतलब जिस जाति के थे, जैसे सिख थे तो पगड़ी बांधा करते थे, तो उस पर मनाही की गई, या मुस्लिम थे वो अपनी दाढ़ी रखा करते थे, तो इस पर तो ये था, सिपाहियों को अपने जातिगत चिन्हों के व्यवहार की मनाही हो गई थी। और दूसरा है, सिपाहियों को नई पगड़ी पहनने के लिए बाध्य किया जाता था। तीसरा है, सिपाहियों को अपने धर्म के रूप में ईसाई धर्म को अंगीकार करने के लिए बाध्य किया जाता था। और चौथा है, टीपू के परिवार के सदस्य सिपाहियों को अंग्रेजों के विरुद्ध भड़काते थे। तो यहां देखिए, जो पहला ऑप्शन है वो तो सही है। दूसरा ऑप्शन, दूसरा जो नंबर है, वो सिपाहियों को नई पगड़ी पहनने के लिए बाध्य किया जाता था, तो ये आपको पहला और दूसरा जो ऑप्शन मिल रहा है, ये नई पगड़ी के लिए वो बाध्य किया करते थे, और जो जातिगत चिन्ह थे उसके व्यवहार की मनाही कर रहे थे। तो पहला और दूसरा ये दोनों सही हो गए। और सिपाहियों को धर्म के प्रति, धर्म के रूप में ईसाई धर्म के लिए अंगीकार करने के लिए वो चाहते तो थे ही, लेकिन बाध्य नहीं कर पाते थे। और टीपू, ये चौथा जो ऑप्शन है ये गलत है। तो यहां देखेंगे पहला और दूसरा ही ऑप्शन राइट ऑप्शन है। मीन्स आप अब चूज करें, इसमें जो इसका कूट दिया होगा, ये देखिए नीचे के कूट से अपने उत्तर का चयन करें, तो ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा, पहला और दूसरा नंबर, जिसमें 1 और 2 हमें मिल रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किसने 1840 के करीब कूका आंदोलन को आरंभ किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनकर आता है और परीक्षा में ये अक्सर पूछा जाता है। देखिए, पश्चिमी पंजाब की बात करें तो पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत हुई, और लगभग कब ये हुई? 1840 में, जैसा आपको क्वेश्चन में बताया गया है। लेकिन किसने किया इसका नेतृत्व? भगत जवाहर मल के द्वारा किया गया। भगत जवाहर मल के द्वारा, जो आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, जिन्हें आमतौर पे क्या था, इनको जो है सियान साहिब के नाम से पुकारा जाता था। और इनका उद्देश्य मुख्य रूप से क्या था? सिख धर्म में जो कुछ बुराइयां उस समय आ गई थी, उन बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करना ये चाहते थे, और इस प्रकार से इस धर्म को, अर्थात सिख धर्म को पूरी तरह से शुद्ध करना चाहते थे। यही इनका उद्देश्य था। तो देखिए, यहां जो हमारा क्वेश्चन 1840 में कूका आंदोलन आरंभ किया था किसने? भगत जवाहर मल ने। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किन आधारों पर 1851 में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहेब के 8 लाख रुपया सालाना पेंशन के दावे को नामंजूर कर दिया? देखिए, नामंजूर जब कर दिया तो भाई कष्ट तो होगा ही, क्योंकि देखिए अगर पैसा मिल रहा था तब तो खर्च चल रहा था, अब 8 लाख रुपया जो सालाना पेंशन मिल रहा था वो अगर बंद हो गया तो परेशानी तो आएगी ना। देखिए, हमारा जो ऑप्शन है कि क्यों ये बंद किया, क्यों नामंजूर किया, इसका क्या कारण था? नाना साहब बाजीराव द्वितीय का लड़का नहीं था, ये दत्तक पुत्र थे, ये तो सही है। ऑप्शन नंबर 2 है, नंबर 2 जो दिया गया है, नाना साहब की अंग्रेजों के शत्रुओं से साठगांठ थी, तो ये कोई सही मुझे तो नहीं लग रहा है, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है। अंग्रेजों के शत्रु मीन्स भारतीय, इनसे साठगांठ तो फिलहाल सभी का था, लेकिन ये कारण नहीं था जिसकी वजह से उन्होंने नामंजूर किया। मेन कारण था नाना साहब बाजीराव द्वितीय का लड़का नहीं था, ये क्या थे? दत्तक पुत्र थे, गोद लिए हुए। और देखिए आगे बढ़ते हैं हम। 3rd नंबर पर है, पेंशन की मंजूरी वंशानुगत नहीं थी, ये भी ऑप्शन बनकर आता है 3rd वाला। 3rd और 1st, 2nd तो गलत हो गया। 4th क्या है? बाजीराव द्वितीय की संपत्ति परिवार भरण पोषण के लिए पर्याप्त थी, ऐसा कुछ नहीं था। धन जब चाहते ही थे, पहले से ही ले रहे थे, तो बाद में नामंजूर होने का ये कारण नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। तो देखिए, इसका जो 1st एंड 3rd नंबर है, यही मुख्य कारण था जिसके कारण से नामंजूर किया नाना साहब की पेंशन को। तो देखिए, हम देखते हैं, कूट दिया गया हमें। ऑप्शन नंबर ए में 1st एंड 2nd, बी में 2nd एंड 3rd, और सी में है 3rd एंड 4th, और डी में है 1st एंड 3rd।
तो यही ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा डी, फर्स्ट एंड थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। संथाल विद्रोह 1853 से 57 का काल रहा है संथाल विद्रोह का। यह कहां हुआ था? तो देखिए ऑप्शन दिया गया है छोटा नागपुर, मैमनसिंह, पुणे एवं ठाणे, त्रिपुरा। डी ऑप्शन है त्रिपुरा। तो देखिए आदिवासियों का यह विद्रोह था और आदिवासियों के विद्रोह में संथालों का जो विद्रोह था यह बहुत जबरदस्त था। भागलपुर में राजमहल के बीच का जो क्षेत्र था, भागलपुर से जो राजमहल के बीच का जो क्षेत्र था यह छोटा नागपुर इसमें बीच में पड़ता था और यही क्षेत्र दामने कोह के नाम से भी जाना जाता था और यह संथाल बाहुल्य क्षेत्र था। मतलब संथाल जनजाति के लोग यहाँ ज्यादा थे, संथाल आदिवासी लोग यहाँ ज्यादा थे, उनका बाहुल्य क्षेत्र था। तो जमींदार, पुलिस और राजस्व विभाग तथा अदालतों में जो दुर्व्यवहार होता था संथाल आदिवासियों के साथ में, इसी के विरोध में इन्होंने क्या किया, सीदो और कान्हू, ये दो नाम आप याद रखेंगे, सीदो और कान्हू। सीदो और कान्हू इन्हीं के नेतृत्व में यह विद्रोह किया गया था। तो देखिए कुल मिलाकर अंग्रेजों के द्वारा जो प्रताड़ना मिल रही थी भारतीयों को, उसी के विरोध में ये हुआ था संथाल विद्रोह और ये कहां हुआ था? छोटा नागपुर में। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? देखिए 1857 की क्रांति को लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया। जैसे किसी ने बताया कि यह कोई क्रांति नहीं थी, यह एक हवा का झोंका था आंधी की तरह, इसलिए हम इसे कोई संग्राम नहीं मान सकते या विद्रोह नहीं मान सकते। जबकि 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की भी संज्ञा दी गई, लेकिन किसके द्वारा दी गई? और वो भी ब्रिटिश सांसद थे। किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड एलन बरो, ऑप्शन नंबर बी है ग्लैडस्टोन और सी है डिजरायली और डी है लॉर्ड कैनिंग। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी डिजरायली, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। इनका पूरा नाम है बेंजामिन डिजरायली। पूरा नाम क्या है? बेंजामिन डिजरायली। तो आगे लिखा ही हुआ है, आप उसको समझ लेंगे। बेंजामिन डिजरायली इनका पूरा नाम है, जो उस समय क्या थे, इंग्लैंड के समकालीन रूढ़िवादी दल के प्रमुख नेता थे उस समय। और 1857 का जो विद्रोह था उसको इन्होंने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है, राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? मौलवी अहमद उल्लाह, मौलवी बरकत अली और मौलवी एहसान उल्लाह, मौलवी कुदरत अली। तो देखिए फैजाबाद के थे मौलवी अहमद उल्लाह। इन्होंने क्या किया? 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जो है जिहाद को कहा जाता है धर्मयुद्ध। मतलब ये जिहाद का हिंदी जो आप समझें तो धर्मयुद्ध है। तो इसका उन्होंने प्रचार किया था कि अपने धर्म को बचाने के लिए आप लड़ने के लिए आ जाइए। इस प्रकार से लोगों को उन्होंने चेताया या बुलाया कि आप इस युद्ध के लिए कूद पड़े अपने धर्म को बचाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया? अवध की जो बेगम हजरत महल थी, 1857 की क्रांति में इन्होंने लखनऊ से नेतृत्व किया था हजरत महल जी ने। लेकिन देखिए उन्होंने क्या किया? अवध की जो बेगम हजरत महल थी उनको भी शाहजहांपुर, ये प्रवास में थी उस समय, तो उनके शाहजहांपुर प्रवास के दौरान उनको मदद की थी। मतलब कुल मिलाकर
ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़े और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वालों की इन्होंने मदद भी की। तो वो कौन है जिन्होंने ऐसा किया और जिन्होंने जिहाद का प्रचार किया अंग्रेजों के विरुद्ध? तो मौलवी अहमद उल्ला। और ये कहां के थे? फैजाबाद के थे। इस बात का भी ध्यान रखेंगे आप कि ये कहां से रिलेटेड थे? फैजाबाद। कहां है? यूपी में, अयोध्या के पास। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित आयोगों को स्थापित करने का सही तिथिक्रम क्या है? मैकडोनेल कमीशन, फर्स्ट इंडस्ट्रियल कमीशन, फर्स्ट फिस्कल कमीशन। तो देखिए ये तीन कमीशन की बात की जा रही है। लॉर्ड कर्जन ने सर एंटनी मैकडॉनल की अध्यक्षता में 1900 ईस्वी में एक अकाल आयोग गठित किया था। तो देखिए मैकडॉनल कमीशन मींस 1900। इसके बाद हम चलते हैं प्रथम औद्योगिक आयोग जो 1916 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। प्रथम औद्योगिक आयोग मींस फर्स्ट इंडस्ट्रियल कमीशन कब? 1916 में। और थर्ड है फर्स्ट फिजिकल या फर्स्ट फिजिकल कमीशन। तो फर्स्ट फिजिकल कमीशन मींस प्रथम वित्तीय आयोग का गठन जो हुआ था वो 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में। तो आप देखिए अब आप खुद ही समझ लेंगे कि तिथिक्रम जो जिस प्रकार से ये लिखा गया है यही इसका सही तिथिक्रम है, मींस फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो ऑप्शन हमारा ए है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। यही राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं। भारत में जब रेल मार्ग पहली बार प्रचलित हुआ उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? मतलब भारत में रेल मार्ग का जो प्रचलन हुआ इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? रेलवे लाइनें क्यों बिछाई गई? अंग्रेजों ने रेलवे लाइन क्यों बिछाई? तो देखिए उनका तो कुछ ना कुछ ऐसा उद्देश्य रहा था जिससे उनको स्वयं का लाभ तगड़ा हो। तो देखिए ये 19वीं सदी के छठे दशक में जब सूती कपड़ा और जूट उद्योग और कोयला खान का उद्योग इन सब की स्थापना हुई, मशीनी युग का आरंभ हुआ, तो उसी समय जो है क्या हुआ, बिजनेस जो है अपने यहां बढ़ता गया। और बिजनेस चूंकि बढ़ रहा था तो यहां जो है यहां से कच्चे माल को ले जाने के लिए, और देखिए ये 1853 की बात की जा रही, तो 1853 में एक चीज मुझे याद आया, चूंकि 1853 में ही रेल मार्ग अपने यहाँ बिछाया गया। सबसे पहले मुंबई से ठाणे तक जो रेल मार्ग बिछाया गया था, सबसे पहली रेल चली थी। तो 1853 में कावसाजी नाना भाई जी थे, उन्होंने क्या किया था, बंबई में जो है कपड़ा मिल लगाई, पहली कपड़ा मिल। तो आप ध्यान रखेंगे 1853 से, ये भी एक बात आपको याद आनी चाहिए। और हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो रेलवे लाइन बिछाई गई पहली बार, जो प्रचलित हुई रेल लाइन, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, क्यों ऐसा किया गया, मतलब रेलवे लाइन क्यों बिछाई गई, इसका क्या उद्देश्य रहा था, ये आपको बताना है। तो जो हमारा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग देखिए ऑप्शन है वाणिज्य एवं व्यापार को सुविधा प्रदान करना, और इसके बाद दूसरा ऑप्शन है कृषि वाले खेतों को बाजार से जोड़ना, तीसरा ऑप्शन है सैनिक संचार को अधिक अच्छा और अधिक गतिमान बनाना, और डी ऑप्शन है सस्ता यात्री परिवहन प्रदान करना। तो देखिए अंग्रेजों को जैसे मैंने बताया कि इनका उद्देश्य सिर्फ अपने लाभ के लिए ही रहता था। तो अब ये जो है रेलवे लाइन जो इन्होंने बिछाई वो इसलिए बिछाई कि जो कच्चा माल है वो हम एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, उसमें बड़ी परेशानी हमको उठानी पड़ती है। तो कच्चा माल का उत्पादन जहां हो रहा है या जहां उनसे माल तैयार हो रहा है, उनको हम कैसे आसानी से वहां से ला सकें, और बंदरगाह तक, क्योंकि उस समय जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल भेजने का, एक देश से दूसरे देश तक
माल भेजने का जो वाहन था वो पोत ही थे, जहाज ही थे। तो जहाज के द्वारा भेजा जाता, तो उस समय बंदरगाहों से जोड़ना भी इनका मुख्य उद्देश्य था कि अगर बंदरगाह से ये जुड़ जाएं, एरिया जहां से माल तैयार होता है, जहां से कच्चा माल हमें मिलता है। तो देखिए, कुल मिलाकर भारत में जो पहली रेलवे लाइन 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में बंबई से ठाणे के बीच बिछाई गई, ये रेल लाइनें मुख्य रूप से भारत में अंदरूनी भागों में, भारत के जो अंदरूनी भाग थे जहां कच्चा माल पैदा होता था, उन क्षेत्रों से निर्यात करने वाले जो बंदरगाह थे उनको जोड़ने के लिए, मीन्स बाजार, ये जो है खेतों से बाजार तक माल ले जाने के लिए, या खेत और बाजार को बंदरगाह से जोड़ने के लिए। देखिए, हमारा जो ऑप्शन बी है, कृषि वाले खेतों को बाजार से जोड़ने के लिए, यही इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए, वाणिज्य एवं व्यापार को सुविधा प्रदान करना। तो ये भारत के वाणिज्य और व्यापार को सुविधा नहीं प्रदान करना चाहते थे, न ही सैनिक संचार को अधिक अच्छा और अधिक गतिमान बनाने के लिए इन्होंने ऐसा किया, और न ही सस्ता यात्री परिवहन प्रदान करने के लिए किया। इनका मुख्य उद्देश्य था कि कच्चे माल को हम खेतों से या बाजारों से किस प्रकार से हम इसको बंदरगाहों तक या खेतों से बाजारों तक कैसे पहुंचा पाए। इसके लिए, अपनी सुविधा के लिए इन्होंने रेल लाइनें बिछाने का प्रयास किया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा प्रमुख उद्योग भारतीय पूंजीपतियों के हाथ में था? तो देखिए, उस समय वास्तव में जो उद्योग था, अभी मैंने आपको बताया कि 19वीं शताब्दी के अंत में अगर बात करें हम, तो 19वीं सदी में जो सबसे मुख्य व्यापार था, जिसकी वजह से भारतीय पूंजीपति के पास पैसा सबसे ज्यादा आता था, वो था क्या? सूती वस्त्र उद्योग। मैंने आपको पहले ही शुरू में ही बताया था अभी। तो ये सूती वस्त्र, जबकि जूट खनन और लौह इस्पात का भी काम होता था, लेकिन सबसे ज्यादा जो पैसा आता था वो सूती वस्त्र उद्योग से आता था। और 56 सूती कपड़ा की मिलें थी उस समय, और 43,000 लोग काम किया करते थे 1879 में। तो ये 19वीं शताब्दी के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। तो उस समय जो है सूती वस्त्र उद्योग भारतीय पूंजीपतियों के, पूंजीवादियों के हाथ में था, मीन्स ऑप्शन नंबर डी राइट। और आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।